चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने बिल आखिर एक पुरवकार तकरीब के अंदर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया और इसके बाद चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं अब वो कन्फर्म हो चुके हैं। इसके अलावा फैसलाबाद में इदारों की कार्रवाई और एक बड़ा स्कैम, ऑनलाइन स्कैम सामने आया और 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जब मामलात आगे चलेंगे तो मज़ीद इंकशाफात होंगे। इसके अलावा शादरा में एक और कमसिन बच्चे ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। पाकपतन का एक नाखुशगवार वाक़या, एक माह के अंदर 20 नौमौलूद बच्चों की हलाकत कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन टॉपिक्स पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अरहम तारिक और बैरिस्टर साहब, वेलकम टू द शो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और अरहम साहब आप भी वहाँ मौजूद थे। बड़ी पुरवकार तकरीब थी, वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को भी मैंने देखा और बड़े अहम लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। अतीक शाह साहब, जस्टिस अतीक शाह साहब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। इसके अलावा जस्टिस रोज़ी खान साहिब जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और जस्टिस गफ़ार सिंध हाई कोर्ट के जुनेद गफ़ार जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए और अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। अब हम बात करेंगे सरफराज डोगर साहब की, क्योंकि आप सोचेंगे कि बाकी जज साहबान के बारे में क्यों बात नहीं करेंगे। तो जनाब, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ट्रांसफ़र होके गए थे यहाँ से, और यहाँ से जब ट्रांसफ़र होके गए तो बड़ा तनाज़ा हुआ। जो वहाँ पर जज साहबान मौजूद थे उनकी जानिब से एतराज़ भी किया गया कि ये ट्रांसफ़र का सिलसिला गलत है। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, आप स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक दफ़ा फिर आप आए हैं। सरफराज डोगर साहब का मामला चल रहा था, अब हल्फ भी उठा लिया, नामजदगी भी हो गई, तो क्या सब हंसी खुशी रहने लगेंगे? क्योंकि पहले इनके साथी जज साहबान जो हैं उनकी जानिब से इतराज़ात भी आए, फिर वो अदालतों से उन्होंने रुजू भी किया लेकिन रिलीफ नहीं मिला। जी शादाब साहब, बहुत शुक्रिया। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर जब भी आप मदऊ करते हैं। तो इसमें एक लीगल डिबेट सीनियरिटी के मुतालिक जो चली थी कि क्या एक जो जज ट्रांसफ़र हुआ है क्या उसकी सीनियरिटी डे 1 से उस नए हाई कोर्ट में शुरू होगी कि क्या उधर से ही जो है जो पुरानी सर्विस भी कैरी ऑन होगी। तो इसमें अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सेटल कर दी है। मेरा वैसे व्यू जो एक समझ में नहीं आती थी बात कि अगर मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ तो और मैं इस्लामाबाद एक बतौर वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके करता हूँ प्रैक्टिस, तो मेरा वो जो है प्रैक्टिस फर्स्ट डे से तो नहीं काउंट करते, वो ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड ही होती है। मगर खैर इसमें कुछ लीगल तनाज़ात भी मौजूद थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया, फिर जेसीपी में गया, जेसीपी ने उस पर डिसाइड कर दिया और फिर उसके बाद ये जो सब्सिक्वेंट ओथ्स आ गए। अब इसके बाद आगे वे फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये डिबेट अब क्योंकि इट्स इन द पास्ट, इसको छोड़ के आगे, क्योंकि पेंडेंसी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछले हमने देखा था कि 3, 4, 5 साल में पेंडेंसी स्पेशली इस्लामाबाद की केसेस की सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कि अगर एक 25,000 केस पेंडिंग थे तो वो 50-55,000 पे चले गए। तो अब इस पे फोकस आ जाना चाहिए, जो लोगों के आम इंसान, ना के पॉलिटिकल केसेस और ना के इस तरह की चीज़ें, जो आम लोगों के केसेस इतनी देर से पेंडिंग है उसको स्विफ्ट तरीके से किस तरह मैनेज करना है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। अब इसके बाद एक ये डिबेट भी सेटल हो गया है, तो आई थिंक थिंग्स विल मूव ऑन इन अ बेटर डायरेक्शन और ये बेहतर तरीके से अब चलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा हम उनको जज साहबान को एतराज़ क्या था? बज़ाहिर तो देखें ना, सदर मुमलिकत की जानिब से अप्रूवल दी गई, फिर उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया और अब किसी भी हाई कोर्ट के अंदर तो जज साहबान की ट्रांसफ़र हो सकती है। देखें, उनको एतराज़ इसी तरह का था जिस तरह के जब ये आइनी तरमीम आई और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के चेंजेस हुए, क्योंकि पहले सीनियरिटी प्रिंसिपल एक ऑटोमेटिक जो है कॉग पर चलता था कि जो उधर सीनियर मोस्ट है वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है, उसको अपने 2 साल बाद 3 साल बाद भी पता है कि मैंने चीफ जस्टिस बनना है, सीनियर प्यूनी जज बनना है। वो जब उसमें डिस्ट्रप्शन आई
तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि दूसरे हाई कोर्ट से आ रहे हैं तो इसमें तो हमारी सीनियरिटी डिस्टर्ब हो गई है। ये एक सर्विस मैटर वैसे आम जो जिस तरह के एग्जेक्टिव के अदारे हैं उसमें भी आ जाता है, लेकिन उसमें मेरे ख़्याल से कि इसको इस हद तक शायद जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक आम अगर बतौर वकील भी या एज अ सिटीज़न भी अगर आप देखें तो अगर एक जज पहले से ही अपनी सर्विस का आगाज़ कर चुका है तो वो एक्सपीरियंस तो कैरी फॉरवर्ड होना ही है ऑटोमेटिकली। मगर ठीक है, उनका एक कानूनी राइट था, उन्होंने वो किया, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने पिटिशन भी की, सब कुछ किया, मामला सेटल हो लेकिन गया। अरब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना जो वजूद है ये भी एक आईनी तरमीम के जरिए हुआ था ना। इससे पहले तो इस्लामाबाद में हाई कोर्ट नहीं हुआ करती थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और कानून के देखें हमेशा जो इसको जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी वजह यह है कि दिस इज़ एवर चेंजिंग। अब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में आइन में लिखा था कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जजेस होंगे, उसको भी इंक्रीज़ किया गया और भी इंक्रीज़ होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं कल भी ये इस्लामाबाद में देख रहा था कि इधर अगर हम 10 साल पहले आते थे तो इतनी आबादी नहीं होती थी, तो ऑटोमेटिकली अब लोग भी बढ़ रहे हैं, केसेस भी ज़्यादा हो चुके हैं। इन चीज़ों से हट के देखना ये है कि किस तरह क्या तरीक़ेकार है कि लोग एक जो लोगों के जहन में आता है कि यार हमारा केस चला गया हाई कोर्ट तो उसका मतलब है हमारे 3-4 साल तो ख़त्म हो गए, उसको जल्दी कैसे कंक्लूड करना है, ऑटोमेशन में कैसे लेके जाना है, इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। और मुझे लगता ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी नई रजीम है, इस पर फोकस आ भी रहा है इस चीज़ पे, तो वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। जो एतराज़ात थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब क्योंकि जब डिबेट सेटल हुआ, प्रेसिडेंट साहब ने भी यही बात की थी कि एक दफ़ा लेट दिस डिबेट बी सेटल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इन द जेसीपी। फिर जेसीपी में क्योंकि ज़ाहिर है सीनियर मोस्ट जजेस भी बैठे हैं, एग्जेक्टिव के लोग भी बैठे हैं, वो सब ने एक मुतफ़िक तरीके से जो है मामला सेटल कर लिया। अब इसमें आगे जितने भी जो है एज़ टाइम विल गो बाय तो हम इसके इफ़ेक्ट्स तो बाद में देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता। अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी मज़ीद जो है आप स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं हाई कोर्ट की, आप अभी भी मज़ीद चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। और जहाँ तक आपका ओरिजिनल सवाल था कि क्या सब कुछ ठीक चलेगा, तो आई थिंक वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक ले लें आरम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आया है, ऑनलाइन फ्रॉड। अब पाकिस्तान में लोगों को जो बेवकूफ़ बना के उनकी जमा पूंजी बनाने का जो सिलसिला है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। एक बड़ा फ्रॉड, और तकरीबन 150 से ज़ायद लोग अब तक जो है उसमें गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फैसलाबाद की खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। पोंजी के नाम से ये इसका अरम, आप इसका ज़रा सही प्रोनाउंस करेंगे। पोंजी स्कीम एक धोखा है, और ये धोखे पर मबनी एक कारोबार है जो इसकी तारीख बहुत पुरानी है। अगर इसकी तारीख की बात करें तो 1920 में ये पहली मर्तबा अमेरिका में ये फ्रॉड हुआ था, जिसमें नए सरमायाकारों से पैसे लेकर पुराने सरमायाकारों को कहा जाता है कि ये आपका मुनाफा है, और जब इसमें सरमायाकारी बंद होती है तो ये काम भी बंद हो जाता है। कोई हकीकी मुनाफा नहीं है, कोई किसी जगह पर कहीं सरमायाकारी नहीं की जाती, क्योंकि जब आपसे कोई पैसों की बात करता है कि जी आप 10 लाख रुपया दे दो मेरे से, हर महीने इसका 2 लाख रुपया आप इसका प्रॉफिट लेते रहना, तो अक्सर लोग किसी कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और वो कारोबार क्या है वो आपको सामने नजर आ रहा होता है। अब ये जो फ्रॉड है इसका उस किसी किस्म की ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के अंदर बैठ के ये किया जा रहा था। कुछ अहम शख्सियात के नाम भी लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर नए लोग, जैसे मैंने कहा, आपको आएंगे तो आना उनका जो है सिस्टम वो बंद कर दिया जाता है। चार्ल्स पोंजी जो शख्स था, इसने पहली मर्तबा 1920 में अमेरिका में ये फ्रॉड किया था, ये कारोबार किया था, उसके बाद फिर डुबो के वहाँ से फरार हो गया था। गैर कानूनी स्कीम है, इस पे लोग फिर भी सरमायाकारी करते हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि जल्दी मुनाफे के लालच में अपनी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। जनाब अरम साहब, ये बताइएगा, अब ये नया जो फ्रॉड सामने आया है पाकिस्तान में, तो आपको पता है बेशुमार फ्रॉड इस तरह के चल रहे होते हैं। कभी वो आपको
SMS आएगा कि वो पुराने ज़माने में आता होता था कि मैं सबा हूँ, अस्पताल में हूँ, और फिर उसके बाद तरक्की करते गए, फिर वो आप अपना OPT बता दें, फिर हम आपको ये पैसे भेज देंगे, लोगों को लूटने के तरीके। आपकी गाड़ी निकली है, बेनज़ीर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बड़ा इस्तेमाल किया गया। मेरे नज़दीक तो इसमें लोगों का भी कसूर है। लेकिन ये पहले थोड़ा-सा इस पे बता दें कि ये क्या है फ्रॉड और ये किस तरीके से किया जा रहा है? जी, शादाब साहब बड़ी अच्छी आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका दिया। ये जिस तरह आपने बताया कि चार्ल्स पॉन्ज़ी के नाम पे ये एक शख्स था, उसने ये एक स्कीम निकाली कि लोगों से पैसे लो और फिर किसी और से लेके वापस कर दो, और इस तरह ही सर्कल चलाई जाओ, बड़ा करी जाओ, एंड पे जब बहुत से पैसे इकट्ठे हो जाएँ तो वो लेके फ़रार हो जाओ। तो फिर उसके बाद इस पूरी दुनिया में इसका ये स्कैम चला कि वो अरेस्ट हो गया और सब कुछ, लेकिन 100 साल पुरानी बात है। उसके बाद पाकिस्तान में एक डबल शाह बहुत मशहूर था। यस, बिल्कुल। वो भी सेम यही काम करता था। लोग कहते हैं पैसे डबल कर देता है, लेता था फिर किसी और से लेके उनको देता था, और उसके बाद अल्टीमेटली जब बहुत से अरबों रुपया इकट्ठा ऐसे ही करते करते हो गया। अच्छा, उस पे भी हालाँकि कुछ लोगों का ये कहना था कि वो जो पैसे लेता था लोगों से, तो जो बैंकॉक, सिंगापुर और दीगर ममालिक में जहाँ पर जुआ खाने हैं, वहाँ वो इन्वेस्ट करता था। लेकिन जब चीज़ क्लियर हुई थी इंक्वायरीज़ के अंदर, तो पता लगा था कि वो भी यही वाला काम करता था। वो सर बेसिकली हमने तब कुछ एक आध केस भी किया था, उसका विक्टिम था एक डबल शाह का। वो पैसे जब जुए खाने में गैम्बलिंग में लेके जाता था, सिर्फ उसको मनी लॉन्डर करने के लिए, वो उसको बाहर लेकर जाना चाहता था। ये भी एक पुराना हटबा है कि आप पैसे, क्योंकि इस तरह का ब्लैक मनी है, तो उधर किसी गैम्बलिंग डेन में जुए में लगा दें और उनसे डील कर लें कि बाद में आप पैसे उनसे कुछ कटौती करा के वापस ले लेंगे, तो वो उस मुल्क के हो जाते हैं। जी, अरम, ये तो जैसे अभी भी आप बता रहे थे कि फ्रॉड का सिलसिला इन्होंने अभी तक जारी रखा हुआ है। क्या इसकी मज़ीद आप बता रहे थे जी, बात? देखिए इसमें तो सर एक तो बात ये है कि क्योंकि पहले कभी एक दौर में ईमेल्स से होते थे फिशिंग स्कैम, फिर कॉल से होना शुरू हो गए, SMS अब सोशल मीडिया पे आ गया है। तो इसमें अल्टीमेटली पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि मोस्टली टारगेट किया जाता है हाउसवाइफ्स को, ये मोस्टली टारगेट किया जाता है कम उम्र हैं जिनके पास कुछ पैसे हैं, तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, या सादे लोग होते हैं पाकिस्तान में। अक्सर देखा है कि इस तरह के फ्रॉड में मुब्तला हो जाते हैं। वो जो OTP अच्छा, अरे आपके मैं पास। छोटा-सा एक, मैं ये भी OTP से ही दोबारा शुरू करेंगे। आप कह रहे हैं कि सादा लोग, घरेलू ख़वातीन बिल्कुल इंतहाई काबिल-एहतराम लोग हैं। लेकिन जो इस तरह के बिज़नेस में इनके अंदर थोड़ा-सा लालच भी तो होता है ना। एक तो वो OPT वाले तो बेचारे वैसे मारे जाते हैं। जो इस तरह के ये है जो कारोबार के अंदर जो सरमायाकारी करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, डबल चाव वाला केस है। इसमें लोगों के अपने भी तो है ना, ये पोंज़ी फ्रॉड के अंदर लोग अपने भी तो लालच में आते देखिए हैं सर, ना। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। वो जिस तरह ये जो फैसलाबाद में क्रैकडाउन हुआ है, वो दो किस्म के काम हो रहे हैं। एक तो ये है कि किसी को आपने कॉल करके मैसेज पूछे कि मेरी गाड़ी निकल आई है, चले मुझे ये दें, इतने पैसे पहले दे दें या OTP दे दें, वो स्कैम हो गया, वो एक स्कैम है। पॉन्जी स्कीम में तो एक सिंपल सी एक लालच है ना, जिस तरह या डबल चाह करता था, कोई भी करता है। अगर आपको किसी चीज़ से आसान पैसे मिल रहे हैं, तो आपको एक लालच आ जाती है ज़हन में कि चलें मैं इसको दे दूँगा, मेरे पैसे सिक्योर हैं, मुझे महीने का 5 लाख 10 लाख या इस तरह आता रहेगा, 6 महीने बाद मिल जाएँगे। तो लेकिन लोग, क्योंकि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि पैसिव इनकम की लालच होती है, इन्वेस्टमेंट की लालच होती है, तो कोई किसी को कन्विंस अगर कर लेता है, तो मेरे ख्याल से उसमें लोगों की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि वो बड़े जिसने फ्रॉड करना है वो आपको पता है कि बड़ा स्मार्ट होता है। उसने एक बड़े तरीके से किसी को कन्विंस करेगा। इसमें FIA काम तो बड़ा अच्छा करती है। पीका का कानून आपको पता है मौजूद है, वो और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन असल तो उसका मकसद ये है इस तरह की चीज़ें रोकना। इसमें अगर क्रैकडाउन करके, और पाकिस्तान जैसे ये बहुत आपके नुमाइंदे ने भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में नाइजीरियंस बैठे हुए हैं, मलेशियंस बैठे हुए हैं, तो इनका तो इधर आना ही और इसके बाद इस तरह काम करना, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस FIA पे, कि क्योंकि ये किसी तरीके से इधर आए और किस तरह मोस्टली इनके पास जो है किस वीज़े पे आए हैं, क्या कर रहे हैं, किसने बुलाया, किसने स्पॉन्सर किया इनको, कैसे ये काम कर रहे हैं इधर बैठ के, और इतने ज़्यादा लोग बैठकर काम कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब पूरी दुनिया में स्कैम करते होंगे, वो पैसे पाकिस्तान में आते होंगे, वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस तरह के पैसे इस्तेमाल होते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। तो ये चीज़ें तो इस पे तो गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि नाइजीरिया आपको मालूम ही है कि पूरी दुनिया में मशहूर है इस तरह के स्कैम्स के लिए, और क्योंकि वो बदनाम है ज़माना है नाइजीरिया पूरी दुनिया में, इस लोगों के वीज़ाज़ भी नहीं लगते, और उनके जो
ओरिजिनल क्रेडिबल बिजनेसमैन हैं उनको भी रोक लिया जाता है कि यार ये सब फ्रॉड करते हैं। तो पाकिस्तान का भी नाम अगर इस तरह मशहूर होना शुरू हो गया जिम्बाब्वे, नेगेटिवली। बांग्लादेश, म्यांमार और इस बांग्लादेश में भी हैं, फिलिपाइन में भी हैं, वहाँ के लोग भी हैं। अरब सवाल ये है कि ये लोग पकड़े गए हैं तो क्या अब इनकी एम्बेसीज के अंदर इन्वॉल्व होंगी, इनकी एम्बेसीज इनको सपोर्ट करेंगी, या ये हमारे मुजरिम हैं तो हमारे पास ही रहेंगे और हम ही ट्रायल करेंगे? देखें, जब बिकॉज द क्राइम इज कमिटेड इन पंजाब और इन पाकिस्तान, तो जुरिस्डिक्शन तो आपके पास आ गई। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, इन पे एफआईआर भी कर सकते हैं, इनका ट्रायल भी चला सकते हैं। इनकी एम्बेसी सिर्फ इनको लीगल सपोर्ट दे सकती है, दैट इज़ ऑल। इसमें क्योंकि पहले भी लीगल डिबेट्स चलते रहे हैं, लेकिन फिर सेटल हो गया था कि अगर तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो फिर जिधर का वकूआ है वो कॉग्निजेंस ले सकता है, जुरिस्डिक्शन उनकी बनती है। सिर्फ सवाए अमेरिकन जो होते हैं सिटीजन्स, उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा अब इनका इधर ट्रायल चलेगा, एम्बेसी उनको सपोर्ट देना चाहे, जो कि इस तरह के ममालिक एम्बेसीज़ को इतनी सपोर्ट भी नहीं देती होती, मगर वो दे सकती हैं। इनको ट्राई करके, बल्कि एक मिसाल बनाना चाहिए, मीडिया को भी इनको दिखाना चाहिए, एफआई को चाहे, कि ये अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन पब्लिक करे। और जिस तरह आप लोगों ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत अच्छा किया है, उस तरह ये चीज़ सामने है, लोगों को पता लगेगा कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, तो वो फिर ही बच सकते हैं। वरना तो अब देखें ना कितने लोगों का, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके बाद जिन लोगों के पैसे जा चुके हैं, वो बहुत मुश्किल काम है उसको रिकवर करना, बिकॉज वो पिंग करके ऑफशोर अकाउंट्स में किधर के किधर पहुंच गए होते हैं, तो उनको रिकवर करना इज़ नो ईजी टास्क, और वो शायद कभी होते भी नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, और हम आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक पे फिर ब्रेक लेंगे, मुझे बार बार इशारा किया जा रहा है, ये जो फैलाते हैं, ये जो अपने क्लाइंटेज ढूंढते हैं, चाहे वो डबल शाह था या ये फैसलाबाद वाला, ये किसी मीडियम को यूज़ करते हैं या मैन टू मैन जाके इनके लोग क्या वो छतरियाँ खोलते हैं, जैसे कि चाय के खोखे पे बैठ गए, होटल में बैठ गए, मेरे पास इतना पैसे, आओ तुम्हारे भी पैसे इतने कर दूं? इनका ज़्यादा तरीकाकार सोशल मीडिया है। सर ये डबल चाय वाली तो एक पुरानी बात है, क्योंकि तब तो इतना था नहीं ये सोशल मीडिया डिजिटल प्रेजेंस, तो वो तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोकल शख्स था। ये जो कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा सिस्टमैटिक काम है, जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को टारगेट करते हैं बाकायदा। ये फिर गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल प्ले स्टोर, ये जो ऐप स्टोर है, उस पर ऐप्स बना लेते हैं, लोग डाउनलोड करते हैं, उसमें स्कीम्स आ रही होती हैं, इतने पैसे इन्वेस्ट करें। अब आपको पता है ये जो क्रिप्टो करेंसी है बाइनेंस में, नाइजीरिया के बाद सेकंड नंबर पे यूज़र पाकिस्तान के हैं, 25 लाख लोग हैं। तो वो सब इस तरह ही देख कर के जी आप इस तरह पैसे कमा सकते हैं, शुरू में उनको दे भी दिए जाते हैं, 50,000 इन्वेस्ट करें, लाख करें, फिर 5 लाख करें, 10 लाख करें, करते करते वो एंड पे जो है सारे चले जाते हैं। तो ये बड़े अच्छा किया आपने बता दिया। मुझे तो आजकल एक दोस्त बाइनेंस के ऊपर बड़ा वो कर रहा है कि जनाब शुरू करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा यकीन करें, मैं अपनी सुस्ती की वजह से बचा हुआ था, वरना मैंने भी जो है ना वो अपने पैसे गवा देने थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शादरा का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हाशिर नामे कमसिन बच्चे की गाड़ी चलाने की वजह से 3 लोग जो है वो कुचले गए, एक की हलाकत हो गई। शादरा में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, जहाँ पर एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 13-14 साल के करीब है, वो अपने घर से गाड़ी लेके निकलता है और बाज़ार में तेज़ रफ्तारी के बायस 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल देता है, जिसमें से एक की स्पॉट पे डेथ हो जाती है। अब जो आपने विजुअल्स देखे होंगे, इंतहाई परेशान कर देने वाले विजुअल्स हैं कि लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, बच्चा जो ज़ख्मी है उनको बचाया जा रहा है, उनको तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की जा रही है। तो इसी असना में एक शख्स जाके जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, तो उसमें से एक छोटा-सा बच्चा 13-14 साल की उम्र, हाइट भी कोई बहुत बड़ी नहीं है उसकी, वो निकलता है। पता नहीं वो शीशे से देख भी पा रहा होगा कि नहीं पा रहा होगा, या सिर्फ़ उसने एक्सीलेटर पे पाँव दिया होगा। बहरहाल बच्चे को हिरासत में लिया जाता है और वहाँ कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता था, क्योंकि मॉब साइकी बहुत ख़तरनाक होती है। बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लेके मुंतकिल किया। अब जब मामलात थोड़ा-सा आगे चले, बच्चे ने इब्तिदाई तौर पे कहा कि मेरे मामू ने मुझे गाड़ी दी है कि जाओ सीख के आओ। छोटा बच्चा था, लोगों ने एतमाद कर लिया, लेकिन बाद में जो स्टोरी सामने आती है, तो पता लगता है कि ये बच्चा अपनी नानी के साथ एक घर में ऊपर के पोर्शन में किराए पे रहता है और नीचे के पोर्शन के जो मालकान हैं, जो उस घर के मालिक हैं, उनकी गाड़ी है एमजी, और वो ये बयान देते हैं कि ये बच्चा आना-जाना इसका होता है, ये बच्चा हमारे पोर्शन में आया, इसने पहले बैठ के पानी पिया, फिर उसके बाद ये कमरे में गया जहाँ पर एक शख्स हमारे घर का सो रहा था, इसने खामोशी से चाबी निकाली और गाड़ी बैक साइड पे खड़ी होती है पार्किंग में।
वहाँ से पार्किंग से इसने गाड़ी ली और लेके चला गया। हमारा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही बच्चे की जो नानी थी, आखिरी इत्तलात तक वो उसकी नानी का भी नहीं पता लग रहा था, ताला लगा के वो भी गायब थी। जिसके बारे में जो ऐनी शाहिदीन या जो घर के लोग थे, उनका ये कहना था कि एक्सीडेंट की खबर सुन के कि जी बच्चे ने ऐसे किया है, तो वो गायब हो गई है। अरम, सब हम अक्सर ये कहते हैं कि जी बड़े बच्चों को गाड़ी ना दें, अपने भी हम लोगों की कोशिश होती है कि बच्चों को गाड़ी ना दें, और ये बच्चा गाड़ी लेके निकला, तो अब तो यहाँ कहानी बदल गई है। ठीक है ना? पहले तो ये था कि बाप ने अगर दिया तो बाप के खिलाफ कार्रवाई करो, मामे ने दिया, मामे के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जो वक़्वा हुआ, जो उन दूसरी पार्टी जो जिनकी गाड़ी थी, वो ये कहते हैं खामोशी से चाबी लेके निकल गया। तो बच्चे की तहकीकात में भी थोड़ी-सी चीज़ जो सामने आई है ज़राए के मुताबिक, वो कहते हैं कि बच्चे ने गाड़ी अरहम साहब यूट्यूब से चलानी सीखी थी। यानी कि वो यूट्यूब का सीख के ड्राइवर और एमजी लेके चला गया और एक जान ले ली, और यकीनन जो बाकी 2 ज़ख्मी हैं, वो भी कोई मामूली ज़ख्मी नहीं है, उनकी भी हड्डियाँ-वड्डियाँ बेचारों की टूटी होंगी, 6-6 महीने वो भी बिस्तर पे होंगे। बिल्कुल। तो क्या एज थी इस बच्चे की? 13-14 साल कही जा रही है। देखें शदाब साहब, इसमें आपने देखा 2023 में भी एक वाक़या नवंबर में सामने आया था। डीएचए फेज़ 7 लाहौर का भी एक वाक़या सामने आया था, जिसमें बहुत अनफॉर्चुनेट एक ही फैमिली के 6-7 लोग इस तरह ही हलाक हो गए थे। अब ये आ रहा है, इसमें पहली तो बात ये है कि कार्रवाई तो जो ड्राइविंग कर रहा है बच्चा, वो ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम है, जुवेनाइल ट्रायल चलेगा। अगर वो बच्चा है तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन पीपीसी 279 के नीचे के अंडर ये रैश ड्राइविंग, फिर उसके बाद कत्ल ख़ता जिसको हम कहते हैं, अगर कोई डेथ हो गई है तो 320 की लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक बच्चे की सारी ज़िंदगी ज़ाया हो सकती है। जेल में वो अगर सारी ज़िंदगी रहेगा तो उसकी तो ये लाइफ तो ख़त्म जुवेनाइल होगी। कोर्ट जेल में रहेगा दो जब तक 18 साल का नहीं 18 होता। साल की उम्र तक जुवेनाइल जेल में। वो जुवेनाइल भी पाकिस्तान में बस कानून ही है, जेल वही एक ही है, बस वो हाँ, एक उधर ये कोना अलहदा किया हुआ इन्होंने। एक कोना अलहदा किया हुआ है। तो अपनी सारी ज़िंदगी वो जेल में गुजार देगा, और उसकी ज़ाहिर है उसकी भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जो बेचारे माजूर हो गए, मर गए, वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले भी उस जब ये मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब वो जो वाक़या हुआ था तो एक्सट्रीम हमजा बच्चा क्रैकडाउन था हुआ। एक, आई थिंक वो अभी भी जेल में है। जी, वो अभी भी जेल में है। जमानत नहीं हुई इसकी अभी तक। उसकी ज़मानत नहीं। देखिए ना, इतना अब हीनियस क्राइम, अब जो कोर्ट सिस्टम भी इसमें समझ नहीं आती, होते भी जुवेनाइल हैं जिस तरह आप बता रहे हैं। बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि उस बच्चे का कोई वाले वारिस नहीं बन रहा, क्योंकि अब जो पीछे क्या स्टोरी है वो तो आप मजीद इन्वेस्टिगेट सुनना करेंगे है कोई पुलिस। पेरेंट्स के दरमियान भी कोई इस तरह के मामलात थे, कोई आपस में खुशहाली नहीं थी, ये नानी के पास रह रहा था। तो देखें, उसमें उसको किसी कोई समझदार वकील ने या किसी ने मशवरा दिया होगा कि भाई कोई ओनरशिप ना ले, क्योंकि बच्चे का तो जुवेनाइल में चलना है। अगर जो कोई बीच में इन्वॉल्व हो गया तो वो 109 में उसको डाल देंगे, कोई बाप है या मामू है, ये तो वो तो बेचारा वो भी गया, तो उसको क्या फ़ायदा अपने आप को तो डिसएसोसिएट करें ना बच्चे से अपने आप को लोग, अपनी स्किन सेव करने के लिए। डेफिनेटली अब एक बच्चा है, उसको किसी ने गाड़ी दी, वो चला रहा है रेगुलर, पहली दफ़ा तो नहीं ज़िंदगी में चला रहा होगा। अगर वो मेन रोड पे चला रहा है तो पहले भी चलाता रहा होगा। तो ये बेसिकली एक कल्चर है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसमें, वो जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने भी इस पे, जब वो केस आया था तो तब डायरेक्शंस भी दी थी कि इस पे अटमोस्ट सख्ती से देखें। जैसे ही आपको बच्चा कम से नज़र आए तो उसको देखें। फिर इवन के अगर व्हीकल भी रजिस्टर होना है तो उसमें भी ये देखा जाए कि किसके नाम पर है, ताकि जिसके नाम पर है उससे पता लगे कि अगर कोई कनेक्शन है तो वो निकल आए। फिर 900 केसेस रजिस्टर हुए थे अंडर एज के। फिर मामला ठंडा हो गया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता है कि एक इंसिडेंट होता है, 6 महीने बहुत सख्ती चलती है, उसके बाद दोबारा से फिर हम एक इस तरह के इंसिडेंट का इंतज़ार करते हैं कि होगा तो फिर कुछ करेंगे। तो इसमें कानून भी है, मौजूद है, सख्त है। देखें ना, कत्ल ख़ता उस पे लग जाती है, कत्ल हो तो रैश ड्राइविंग का है, लेकिन लोग नहीं बाज आते। वो जब नहीं आते, बहुत सख्ती करेंगे तो लोग भी शोर करेंगे कि देखें जी नाजायज़ एफआईआर करना शुरू हो हाँ, गए ये हैं। भी बिल्कुल हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है। फिर क्वॉशमेंट हाई कोर्ट में चली जाती है कि देखें, जिस तरह अभी ओवर स्पीडिंग पे उन्होंने किया हुआ था मोटरवे पे, तो क्वॉशमेंट हाई कोर्ट गई। वो भी एक, क्योंकि मैंने भी आई वाज वोकल अबाउट इट कि ये ज़्यादती है कि कोई अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा है विदाउट एनी रैश ड्राइविंग, तो आपने उस पर एफआईआर ही कर दी है, वो भी किधर किसी गाँव में जाके। तो इसमें सब जब तक इसमें पेरेंट्स, जब तक इनके बड़े लोग ये नहीं रोकेंगे, ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली कल्चर बन चुका है। देखें ना, स्कूल
अक्सर आप देखते होंगे कि स्कूल बच्चे जाते हैं खुद गाड़ी ड्राइव करके, अंडरस्टूड बात है कि अंडर एज है और सारे खुद ड्राइव करके जा रहे हैं। डेफिनेटली कोई उनको कहीं कोई तो गाड़ी दे रहा ना, खुद खरीद के उन्होंने शोरूम से निकलवा के तो नहीं गाड़ी अरब, लेके। ये बाहर भी आप जाते रहते हैं, क्या ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी इस तरह का है, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग वगैरह के? सर बहुत ही जो है सख्ती है और बिल्कुल नहीं करने देते अंडर एज ड्राइविंग। एक उन्होंने बल्कि जोन्स डिफाइन किए हुए हैं, 16 साल की उम्र में आपको टेम्परेरी लाइसेंस देंगे वो, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक जोन में गाड़ी चला सकते हैं। लेट्स से अगर आप जो हैं गुलबर्ग रहते हैं तो वो कहेंगे पहले सिर्फ गुलबर्ग की हदूद में गाड़ी चलाएं 18 साल की उम्र तक, उसको फिर जोन 2 में लेके जाएंगे 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में कहेंगे चलें अब आप पूरे पाकिस्तान में या पूरे उस मुल्क में गाड़ी चला सकते हैं। इस तरह इसको रेगुलेट करके, स्पेशलाइज करके वो लोगों को इस तरफ आप अब अभी देखें ना, अभी क्या सिस्टम है, अभी लाइसेंस आपको एक ही लाइसेंस है, उसके बाद उसकी कोई किसी किस्म की अपकीप नहीं है। आपने एक दफ़ा लाइसेंस ले लिया, ना ही किसी को पता है कि वो अभी अक्सर ये मीडिया पे भी आप लोग जो शोज़ वगैरह करते हैं कि लाइसेंस ऐसे ही बन रहा है कि आप बस जाएं, जाके जो है अब तो ऑनलाइन बन जाता है। हाँ जी, अब तो बल्कि ऑनलाइन बन जाता है, ऑनलाइन वो घर आया था कुछ पैसे दे के वो रिन्यू का मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ जी, रिन्यूअल का, हाँ। देखें बहुत सख्ती करें, बहुत सख्ती करें, फिर एक प्रॉब्लम आती है। 2023-24 में एक्सट्रीम सख्ती हुई थी इस पे, हज़ारों केसेस रजिस्टर हो गए और एक दफ़ा अंडर एज ड्राइविंग का मसला ऐसे लगता था टेम्परेरी हल हो गया, मगर देखें जैसे ही लैक्स हुआ तो दोबारा आ गया। कानून भी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है इसमें, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि इंतज़ामिया ऐसी है, पुलिस ऐसी है, वो भी फिर शुरू हो जाते हैं, मगर जब चीफ मिनिस्टर क्रैकडाउन करें, हाई कोर्ट करें। लेकिन बात यह है कि जब तक ये कल्चर एक चेंज नहीं होगा, इसको जब अमेरिकन मॉडल पे ले जाएं, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि जिस तरह वो बाहर इस तरह करते हैं कि 16 साल की उम्र से अगर उन्होंने करना ही है तो कम से कम उनको कोई ड्राइविंग एटिक्वेट या प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ लेके जाएं। इधर तो पाकिस्तान में अच्छा, ऐसे ये हो भी रहा है है कि ड्राइविंग का एक आप कर दें कि जी ये ड्राइविंग जो 18 साल का बच्चा हुआ है वो एक सर्टिफाइड स्कूल से, जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ले, ठीक है, बीच में लोगों के अपने कारोबार भी शुरू होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कम से कम जो सर्टिफिकेट दे रहा है बच्चे को ड्राइविंग का, वो रिस्पॉन्सिबल तो होगा। सर बच्चे गद्दियाँ रख के, अब कह रहे हैं ना जो देख भी नहीं सकता, अब मैंने खुद देखी है इस तरह की चीज़ के, 2 गद्दियाँ रख के बच्चा जो है वो नीचे जो है ड्राइव कर रहा है ना, उसको नज़र आ रहा है। तो ये तो एक इतना जुल्म है उसमें। एक तो ट्रैफिक पुलिस का भी ये जो भी मुतलका CTO है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पे विजिलेंट हो। सेफ सिटी कैमरा चलान होते रहते हैं, तो इस पे आज तक आपने देखा कभी कोई कार्रवाई हुई हो? और दूसरा ये है कि जितने भी इस तरह के मामलात होते हैं, एक दफ़ा उसको आप ये सख्ती से देखें कि जो गाड़ी जिसकी है, क्या वो वही चला रहा है, कि किसके पास क्या आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप ये इसको नहीं करेंगे और उसके बाद रेगुलेट नहीं करेंगे, आप लाइसेंस की उम्र कम कर सकते हैं। वो जो जोन्स वाली बात हमने की, 16 साल की उम्र पे ले जाएं अगर, लेकिन 12-13 साल का बच्चा गाड़ी कैसे चला सकता है? बिल्कुल ठीक है रब, ये अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो मैं लास्ट चारों के जो हमारे पाकपतन के नुमाइंदे हैं, इन्होंने एक स्टोरी की थी जिसमें एक माह के दौरान 20 नौमौलूद बच्चे जो हैं इनकी हलाकत हुई थी, और डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उसकी जानिब से लुहाकिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी प्राइवेट सेक्टर में ले गए थे, और जब उधर से जवाब हुआ तो हमारे पास ले आए। लुहाकिन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बच्चे हमारे ठीक थे, इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। मुश्ताक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाह साहब, ये जो आपने लोगों से बातचीत की है, ज़रा ये भी थोड़ा सा सुना दें हमें, और क्या इसकी तफसीलात हैं, ये कैसे वक़ूआ हुआ? जी बिल्कुल, पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चों की अमवात का मामला सामने आया। 16 जून से लेकर 22 जून के दरमियान 20 बच्चों की अचानक अमवात ने वालदैन के दिल अफसुर्दा कर दिए। इसी सिलसिला में इंक्वायरी की गई, मीडिया पे ख़बरें चली, तो जो है वज़ीर आला ने नोटिस लिया, जिसके बाद ये रिपोर्ट जारी कर दी गई कि ये ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की अमवात नहीं हुई है, बल्कि प्राइवेट निजी हॉस्पिटल से 15 बच्चों की जो है वो पैदाइश हुई थी, कमज़ोर बच्चे थे, यहाँ पे लाए गए तो वो यहाँ पर आके फ़ौत हुए हैं। इसी हवाले से जो है इंक्वायरियाँ अभी तक चल रही हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वज़ीर आला की आमद के बाद गिरफ्तारियां भी हुई है। CEO हेल्थ को गिरफ़्तार किया गया है, MS को गिरफ़्तार किया गया है, और दूसरे ज़िम्मेदारान मुलाजमीन को भी गिरफ़्तार किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ शहरी हैं, मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आने वाली जो हामला ख़वातीन होती हैं
उनके लिए एक ही मैसेज होता है कि जी आपकी यहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती, आपको साहिवाल रेफ़र कर रहे हैं। इतना खौफज़दा किया जाता है कि वो प्राइवेट अस्पतालों पर जाते हैं। तकरीबन 1 माह के दौरान ये 20 से ज़ायद बच्चों की अमवात है। गैस ऑक्सीजन की कमी और बार बार सप्लाई मुनक़ता होने की वजह से उनके बच्चों की अमवात हुई है। अस्पताल इंतज़ामिया का ये दावा है कि ऑक्सीजन भी उनके पास थी, वसाइल भी थे, उन्होंने बेहतरीन ट्रीटमेंट किया, उसके बावजूद बच्चों की अमवात होने की सबसे बड़ी वजह है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं या दाई सर्विस है या निजी जो मैटरनिटी होम है, वहाँ से ये बच्चे पैदाइश के बाद आए। इतना बड़ा इशू हुआ है, तो जो बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और इस पे जो मरियम नवाज़ ने एक्शन लिया है उसको हम सराहते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। जो लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया है और जो लवाहिकीन हैं और हमशहरी हैं, हमारे जो दुख थे उनका मुदावा जो है वो मरियम नवाज़ ने किया है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक शाह साहब आपका, और अरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।